हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैटिक जीके 98। इसमें हम लोग भारतीय संविधान की वीडियोस को पढ़ रहे हैं। देखते हैं कि सारी की सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक मिनट, थोड़ा सा पेन ले लें। देखिए, शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोग पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने भारतीय संविधान से पार्ट 3 तक पढ़ लिया है और ये आज का है पॉलिटी चैप्टर 4 है। हम लोग इसमें A to Z सब कुछ पढ़ते हैं, जो आपको सब कुछ बेसिक नॉलेज भी अगर आप लेना चाहें तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से रिलेटेड आज की जो टॉपिक है वो है। और इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। ये आज का पहला पार्ट है और इसके बाद में वीडियो बनेगा वो पार्ट 2 रहेगा। 2 पार्ट मिलाकर हम लोग इनको कवर करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियोस बन जाएंगे। ठीक है, बहुत लंबे वीडियो बनेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। देखिए, जब भारत का संविधान बन रहा था, संविधान सभा बन रहा था, संविधान बनने के लिए आप जानते हैं जो हमारा संविधान बना है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगा है। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। क्यों? क्योंकि उसमें ढेर सारी चीज़ें अच्छी अच्छी जगहों से उठाकर क्या करना था, हम लोगों को अपने तरफ शामिल करना था। क्योंकि किस किस देश का क्या चीज़ अच्छा है वो हमको अपने में शामिल करना था। क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय से क्या अंग्रेजों के गुलाम थे, बहुत उनकी उल्टी सीधी रूल्स को झेलते आ रहे थे, है ना। इसलिए भारत के लोग ये नहीं चाहते थे कि जो संविधान बने वो उल्टा सीधा वाला संविधान बने। इसलिए क्या किया उन्होंने, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी सारी चीज़ें संविधान वगैरह बनाने के लिए चुना। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि जो संविधान जब बन के तैयार हुआ तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो उसमें 22 भाग, नोट कर लीजिए, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थीं, जिनमें बाद में इनमें हम लोगों ने 4 अनुसूचियां को ऐड किया गया और उसके बाद में अनुसूचियों की संख्या हो गई 12। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने भाग हैं। 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स को और हम लोग लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए, कुछ आपके लिए जैसे यहाँ पर है भाग 2, भाग 3, भाग 4 में आपने देखा होगा कि ये सब पूरा खाली है। तो इसमें खाली इसीलिए रखा गया है क्योंकि जब हम लोग भाग वाइज सब कुछ पढ़ेंगे ना डिटेल में, तब इनको हम लोग पूरी अच्छे से स्टडी कर लेंगे। नागरिकता पढ़ लेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ लेंगे कि मूल अधिकार क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, सब कुछ एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। आज की स्टार्टिंग है भाग 1। भाग 1 में बताया गया संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग 1 में क्या बताया गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र में बताया गया। और इसके में है कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसमें है। पहले अनुच्छेद में क्या बताया गया है, पहले अनुच्छेद में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ऐसा बताया गया है कि भारत होगा वो क्या होगा, कुछ छोटे छोटे राज्यों के संघ होंगे। ठीक है ना, राज्यों का हेड कौन होगा, संघ कौन होगा, भारत होगा। ठीक है, फिर अनुच्छेद दूसरे में बताया गया नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कोई बाहरी देश का प्रदेश से। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं कि अगर कोई बाहरी देश से, मान लीजिए कोई बाहरी देश से कोई राज्य को अपने देश में सम्मिलित करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अनुच्छेद 2 के तहत ऐसे प्रावधान दिए गए हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर के देशों से जो भी देश हमें सम्मिलित होना चाहते हैं वो हमने सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना जो बाहर के देशों से हैं। ठीक है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कंफ्यूज मत होइएगा। अनुच्छेद 2 में बाहर के देशों से बताया गया है, इसमें एडिटिंग वगैरह हो सकती है, प्रवेश ले सकते हैं, स्थापना के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 3 में बताया गया है नए राज्यों के निर्माण हो सकते हैं, अपने ही जगह से टूट के, अपने ही भारत में एक राज्य से टूट के 2 राज्य बन सकते हैं। और वर्तमान राज्यों में क्षेत्र सीमा या नए नामों के परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, नामों के परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे राज्यों में परिवर्तन किए गए हैं। उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। आपको बताना है कि किस वर्ष में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और ये हुआ था अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कमेंट कीजिएगा आंसर्स को।
देखिए, भाग 2 में बताया गया है नागरिकता के बारे में। नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक में है नागरिकता। नागरिकता कहाँ से 5 से 11 तक में है नागरिकता, ठीक है। और जब हम इसकी डिटेल में वीडियोस पढ़ेंगे तो सारी चीजें हम लोग इसमें देख लेंगे। और भाग 3 में है मौलिक अधिकार। नॉर्मल बस पढ़ लीजिए, 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। और कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। और वो जो हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में सब कुछ कवर कर लेंगे। भाग 4 में देख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। और ये है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। और भाग 4 के का में बताया गया है अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य आपके पहले नहीं शामिल किए गए थे, ये आपके संशोधन में शामिल किए गए हैं। तो कौन सा संशोधन है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। और मूल कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रस्तावना की वीडियो, संविधान सभा की वीडियो और स्रोत की वीडियो कि कौन से देश से क्या स्रोत हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं, तो उनकी वीडियोस बन चुकी हैं। आपको आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देखिएगा, ठीक है। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया है, ये भी पूछा जाता है। स्रोत सारे बन गए हैं वीडियो, अब देखिएगा। नेक्स्ट बात आती है, देखिए हम लोगों ने 51A तक पढ़ लिया, 51A तक पढ़ लिया। अब बात आती है 52 में। फिर हम लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए 52 में आता है भारत के राष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है, जो क्या होगा? भारत का हेड होगा। और इसमें से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ ले आते हैं कि भारत का जो प्रधान है या भारत का हेड है वो कौन है? तो भारत का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन भारत का वास्तविक हेड कौन होता है? तो भारत का वास्तविक हेड कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। और थोड़े से ही कंफ्यूजन के लिए वास्तविक और नॉर्मल के लिए ही क्या आपके एरर बन जाते हैं, ठीक है। फिर 52 में हो गया, इसके राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति होगी, अर्थात ये क्या होगा? कार्यपालिका का क्या होगा? हेड होगा। अनुच्छेद 53 में ये बताया गया है कि इसकी कुछ शक्तियां होंगी, कुछ इसके कार्य होंगे, है ना। और अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो देखिए हम लोग नॉर्मल 3 चीजों को बस पढ़ते हैं यहाँ पर और 3 चीजों में समझने की कोशिश करते हैं। हमको कुछ भी रटना नहीं है। 51 तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा सारी चीजें, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, देखिए बस यहाँ पर 1 2 3 पढ़ा और कुछ पढ़ा ही नहीं। फिर यहाँ पर लास्ट में 4 का पढ़ लिया और उसके बाद में हम लोग 52 53 और 54 पढ़े हैं, ठीक है। ये 3 अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा है। कैसे हम लोग 52 आप राष्ट्रपति नॉर्मल जैसे ही पढ़ेंगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बस क्या करना, रिकॉल करते रहना कि क्या चीजें आपने पढ़ा है। 1 2 बार अगर आप पढ़ेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। 52 में राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के पद की बात की गई, पद होगा। फिर उसकी क्या होंगी? कुछ शक्ति होंगी। फिर उनके निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। तो बस अगर किसी भी इंसान को राष्ट्रपति बनना है तो वो कहेगा कि पहले मेरा पद होगा, फिर क्या क्या मेरी शक्तियां हैं, फिर उसकी शक्तियां पता चल जाएंगी, फिर उसका निर्वाचन किया जाएगा। ऐसे नॉर्मल आप याद कर लीजिए। फिर इसी में एक और चीज को ऐड कर लीजिए, जैसे अनुच्छेद 61 के तहत ये बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उनको क्या, उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति पर जब कोई महाभियोग लगा देता है तो वो अपना इस्तीफा देते हैं, ठीक है। खैर जब राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ेंगे तो इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समय इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल से पढ़ते हैं, जिसमें क्या वन लाइनर में ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको यहाँ तक 4 में पढ़ने बस, और उसके बाद में 72 85 123 143 इन 4 को आपको अलग से पढ़ने हैं। ये 4 आप स्टार्टिंग के पढ़ लीजिए और ये 4 आप लास्ट के पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको नॉर्मली याद हो जाएंगे जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे। देखिए अनुच्छेद 72 के तहत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां होंगी। कैसी शक्तियां? क्षमादान की शक्तियां होंगी,
अनुच्छेद 72 में ये कहा गया है कि अगर किसी को मृत्यु दंड भी मिला है तो राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियां हैं जो उसकी मृत्यु को भी रोक सकती हैं या उनकी मृत्यु को, जो भी उनकी सजा है, उनको कम किया जा सकता है। ठीक है ना। इसलिए आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा, जब निर्भया का कांड चल रहा था, निर्भया का जो केस चल रहा था, उसमें क्या सभी लोगों ने बारी बारी से अपना राष्ट्रपति पिटीशन फाइल किया था, जो बार बार क्या हो गया था, खारिज कर दिया गया था, क्योंकि राष्ट्रपति भी क्या चाहते थे कि अब उनको सजा मिल ही जाए। ठीक है ना। तो 72 में क्षमादान की शक्ति है और 85 में संसद के सत्र सत्तावसान या फिर विघटन, यानी कि लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो संसद के सत्र को, सत्तावसान को और फिर उनके विघटन को क्या कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं। उनका राष्ट्रपति के सदन को विघटन कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है कि लोकसभा का विघटन कौन कर देगा, तो ये राष्ट्रपति करता है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, तो 85 के तहत। 130 में बताया गया कि संसद में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, संसद में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अर्थात अध्यादेश का मतलब होता है, देखिए संसद है, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा, ये 3 अंग होते हैं। तो जब क्या होता है, जब कोई बिल ऐसा होता है जो पास नहीं हो पाता है, या लोकसभा और राज्यसभा के जैसे उसमें टाइम नहीं रह जाता है कि ये इनका इंतजार कर लें, या इन दोनों में कोई दिक्कतें होती हैं, तो राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों लोगों का पावर, लोकसभा और राज्यसभा का पावर क्या करता है, राष्ट्रपति अकेले यूज कर लेता है, और उसी को क्या कहते हैं, अध्यादेश जारी करना। ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है, कौन से अनुच्छेद के तहत, 1, 2, 3 के तहत, कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, अर्थात तीनों लोगों का पावर अकेले यूज कर लेता है। ठीक है। तीनों लोगों का पावर कैसे, देखिए ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, तीनों लोगों का पावर राष्ट्रपति अकेले यूज कर लेता है। तो 1, 2, 3, तीनों लोगों का पावर अकेले यूज करना। तो अब नॉर्मल ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है ना। वैसे ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मल बस 1-2 बार रिकॉल कर लीजिएगा कि आपने क्या पढ़ा है। अनुच्छेद 143 के तहत ये बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या राष्ट्रपति को कोई भी न्यायिक मामलों में उनको एडवाइस दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उनके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आती है बात अनुच्छेद 63 और 64, उपराष्ट्रपति। इसमें बताया गया है कि 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और 64 में बताया गया है कि सब राज्यसभा का सभापति होगा। जब राज्यसभा हम आपको पढ़ाएंगे तो इसमें बता देंगे कि राज्यसभा में क्यों ये सभापति होगा, और इस समय उपराष्ट्रपति कौन है, कमेंट कीजिएगा, होमवर्क में आपके। ठीक है। फिर बात आती है मंत्रिपरिषद की। देखिए मंत्रिपरिषद वो होते हैं जो राष्ट्रपति के हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति के सहायता, ये लिखा भी तो है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 74 में ये बताया गया है। ठीक है, कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद बनाए जाएंगे। और उन मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा, तो मंत्रिपरिषद का हेड पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा, जो कि किसमें बताया गया है, 75 में बताया गया है। आप देखिए कैसे याद करेंगे हम लोग, ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने बस सुन लिया, नहीं, देखिए कैसे हम लोग याद करेंगे। 52, 53, 54 याद कर लिया, फिर उसी में 61 ऐड कर लिया, महाभियोग 61। ठीक है। फिर ये 72 शक्ति, इसको भी आप चाहें तो इसी में भी ऐड कर सकते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा इरेजर ले लें, ज़्यादा हो गया। ठीक है, ओके 1 मिनट, ओके फाइन। तो आप इन तीनों को एक में याद कर लीजिए और इसके साथ में इसको भी ऐड कर लीजिए, चारों को, 72 और 85 और फिर 123 और 143 आप एक में याद कर लीजिए। देखिए कैसे हम लोग याद करेंगे। 52 में हम लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ा,
राष्ट्रपति से 10 बढ़ाइए और एक और ऐड कर दीजिए। 52 और 10 62 और एक 63 ऐड किया तो 63 में क्या आ गया? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 63 में 10 बढ़ाइए और एक और ऐड कर दीजिए। 63 में 10 बढ़ाया तो 73 होना चाहिए ना, और यहाँ पर क्या है? एक और ऐड कर दीजिए, 74 है। 74 में मंत्रिपरिषद। ठीक है, आप ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। फिर बात आती है संसद की। हम लोगों ने 75 तक पढ़ लिया, अब बात आती है संसद की। संसद में हमने बताया था संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। नॉर्मल हम लोग अगर पढ़ना है तो हम लोग पढ़ते हैं, ये 79 में बताया गया है। संसद क्या है? 79 है। राज्यसभा आपका 80 है और लोकसभा आपका 81 है। ठीक है, तो संसद का जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है और निम्न सदन लोकसभा होता है। इसलिए जो ऊपर है वो पहले आएगा और जो निम्न है वो बाद में आएगा। ठीक है ना, तो 79 संसद, 80 आपका राज्यसभा और 81 लोकसभा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर 100 संसद के बारे में ही कुछ और चीजें जान लेते हैं। ये सारी संसद के बारे में ही बात की जा रही है। फिर संसद के बारे में 100 अनुच्छेद 100 में बताया गया सदनों में मतदान गर्भपूर्ति। ठीक है, आप चाहे तो एसएससी वाले ट्रिक से याद कर लीजिए, या फिर आप चाहे तो देखिए, मतदान का मतलब होता है निर्णायक, ये गढ़ पूर्ति का मतलब अगर कोई गढ़ खाली है, कोई जगह खाली है तो उसकी पूर्ति के लिए ये संसद का जो हेड होता है, लोकसभा का हेड अर्थात ओम बिरला इस समय है, तो उनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो क्या काम कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। अगर कोई भी 2 लोग हैं जिनके बीच में आपस में चुनाव कराए गए, ठीक है, 2 अध्यक्षों के बीच में आपस में चुनाव कराए गए 2 लोगों के बीच में, और दोनों को 50-50% मत मिला। दोनों को 50-50% मत मिला। अब बात आती है कि जीतेगा कौन, कौन विनर होगा। ठीक है, तो राष्ट्र संसद के अध्यक्ष के पास ऐसी शक्तियां हैं जिनका यूज करके वो अपना एक वोट जिसकी तरफ देगा वो क्या हो जाएगा? विनर हो जाएगा। ठीक है ना, और इसी को क्या कहते हैं? निर्णायक पद देने की शक्ति या संसदों में मतदान करने की शक्ति है। ठीक है, तो सदन में मतदान करने की शक्ति ये किसके पास है? कौन से अनुच्छेद के तहत? तो 100 के तहत। 50 + 50 इन्हीं दोनों को ऐड कर लीजिए, बस 50-50 मिलाकर 100, या इससे भी कर लीजिए संसद शक्ति और C फॉर 100। रोमन में लिखते हैं ना C को 100, रोमन में C को 100 लिखते हैं। बस ऐसे भी एसएससी से भी याद कर लीजिए, या फिर आपका ये वाला बेस्ट है 50-50 मिलाकर 100, इससे आपको समझने में भी आसानी रहेगी। फिर बात आती है 105। फिर संसद के क्या कुछ विशेष अधिकार है 105 में? ये 100 हो गया, फिर 5 और ऐड कर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा? संसद के कुछ विशेष अधिकार है। फिर बात आती है 108 पे। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई बिल अगर ऐसा है जो बहुत समय से लटका पड़ा हुआ है, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में नहीं हुआ, या राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में पास नहीं हुआ। ठीक है ना, देखिए कोई भी बिल जो होता है ना उसको पास करने के लिए जब हम संसद पढ़ेंगे तो उसमें सब चीज़ आपको बताएंगे कि कोई भी जब विधेयक आता है, कोई भी बिल बनना होता है तो वो क्या होता है? राज्यसभा में, फिर लोकसभा में और फिर राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाता है। ठीक है, फिर फाइनली राष्ट्रपति उस पर अप्रूवल दे देते हैं और वो फाइनली बिल बनके तैयार हो जाता है। तो कोई ऐसा विधेयक है जो आपका लटका पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, तो क्या काम करते हैं? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करा देते हैं, जिससे दोनों के बीच में जो भी बहस होनी होती है सब बहस हो जाती है और फाइनली बिल पास हो जाता है। ठीक है, तो आप नॉर्मल ऐसे भी याद कर सकते हैं 80 लोकसभा, यूपी की लोकसभा सीट कितनी है? 80 है, यूपी की लोकसभा सीट 80 है, और राज्यसभा सीट 28 नहीं है, 31 है। राज्यसभा सीट कितनी है? 31 है। बट आपको थोड़े कम कर देने हैं। कितने कम कर देने हैं? 105 से 108 कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। आप 31 से 3 कम कर दीजिए। ठीक है, और 80 और 28 को जब आप मिलाएंगे
तो कितना हो जाएगा 108। 80 और 28 को जब आप मिलाएंगे 80 20 100 और 8 108 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 110। 110 धन विधेयक। आप यहाँ इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 108 वाला। 108 कुंडीय देखा होगा, बोले जाते हैं श्री 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 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ या ये दूसरे दूसरे टाइप के महायज्ञ होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं ढेर सारे लोग संयुक्त बैठक होती है ना, ढेर सारे लोगों की संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद कर लीजिए कि 108 कुंडीय यज्ञ में लोगों की संयुक्त बैठक हुई, इससे भी याद हो जाएगा। और फिर पंडित जी ने क्या मांगा, धन मांगा। ठीक है, 110 धन, कहते नहीं है 11 रुपए चढ़ाइए या 111 रुपए चढ़ाइए, तो 110 से आप धन विधेयक की बात कर सकते हैं। धन विधेयक आपका 110 में बात किया गया है। 112 में बात किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, अर्थात जिसे बजट कहते हैं। और ये जो बजट का लेखा जोखा होता है ये किसके कार्य में होता है, तो इसका जो हेड होता है ये होता है फाइनेंस मिनिस्टर, और इस समय की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी है। ठीक है, बजट वो होता है कि आपका साल भर का जो खर्चा आना है वो कितना खर्चा आएगा, इसके बारे में सब कुछ आपको सदन में बिल पेश करना होता है, उसे ही क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। और एक बात और जान लीजिए कि बजट का कहीं भी संसद में अपने यहाँ संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, पूछ ले आता है कभी कभी एग्जाम में कि बजट का जिक्र है संविधान में या नहीं है, तो आप बस जान लीजिए कि बजट का जिक्र संविधान में नहीं है। किस नाम से बताया गया, तो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बताया गया है। और इसका आर्टिकल कौन सा है, 112 है। फिर बात आती है आर्टिकल 116 में, तो अनुदान। अनुदान का मतलब हम लोग जान लीजिए, देखिए जो बजट होते हैं, बजट में हम लोगों ने नॉर्मली अपने रुपए को जितनी भी रुपीज हमारी आनी है सारी की सारी चीजें हम लोग उसमें बता देते हैं। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं जब सरकार से कि जो उनको बजट में वो लोग शामिल नहीं कर पाते हैं, तो उसे क्या अलग से एक बजट टाइप का बनाकर उसको पास कराना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, लेखा अनुदान कहते हैं। तो ये किस में है, आर्टिकल 116 में है, 116 में है। तो आप देखिए इन दोनों को एक साथ याद कर लीजिए, बजट को और लेखा अनुदान को। 112 116, धन विधेयक 110 और वित्त विधेयक 117। वित्त विधेयक और धन विधेयक आप ऐसे याद कर लीजिए, 110 117 धन विधेयक, वित्त विधेयक 112 116 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट और लेखा अनुदान। ठीक है, तो नॉर्मल इनको याद कर लीजिए। फिर बात आती है उच्चतम न्यायालय की। देखिए हम थोड़ा सा स्लो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग वीडियो को क्या फॉरवर्ड करके देखिएगा, आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, जिसकी वजह से अगर आपकी अच्छी रहेगी कोई बात नहीं है, अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो आप स्पीड बढ़ाकर देखिएगा, अच्छा लगेगा। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है, 1 2 का 4, और ये सब कहाँ पे होता है, तो ये उच्चतम न्यायालय में ही होता है। 1 2 का 4 नॉर्मल याद हो गया ना, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था कहाँ पे की गई है, 1 2 के 4 में। और 2 1 का 4 उच्च न्यायालय, 2 1 का 4 उच्च न्यायालय, 1 2 का 4 उच्चतम न्यायालय। ठीक है, याद कर लीजिए, उच्च न्यायालय वाला भी याद कर लीजिए। ठीक है, फिर बात आती है 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता, कि उसके आरंभिक अधिकार क्या है, उच्चतम न्यायालय के क्या अधिकार दिए गए हैं, तो ये किस में बताया गया है, तो ये 131 में बताया गया है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा खास नहीं है, बस आप ये याद कर लीजिए, 124 में बताया गया उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बारे में। फिर 137 में निर्णायकों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा विधि जो संविधान के अनुरूप नहीं है या इसमें कुछ डाउट है, तो इसमें क्या काम करती है संविधान, सर्वोच्च न्यायालय क्या काम करती है कि इसको न्यायिक पुनर्विलोकन करा देती है, अर्थात इसको रिव्यू करा देती है, फिर से इसकी जांच पड़ताल करा देती है। ठीक है, कि ये सही है या नहीं है। अगर थोड़ी भी दिक्कत आती है तो उस कानून को हटा दिया जाता है, उस विधि को रोक दिया जाता है आगे बढ़ने से। ठीक है, तो ये किस में बताया गया है, ये अनुच्छेद 137 में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको
2 चीज़ें याद करनी है, 124 और 137, 131 इतना कुछ खास नहीं है, बस थोड़ी-सी इसकी जो भी आधिकारिक है या कोई भी शक्तियाँ हैं, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर 143 वाला मैंने बता ही दिया था कि राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, बट राष्ट्रपति इनकी सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है, फिर कुछ 2-3 चीज़ें आपके लिए इसमें ऐड की गई हैं, जैसे 76 में भारत का महान्यायवादी होगा। भारत का क्या होगा? महान्यायवादी होगा। अपना टीवी स्विच ऑफ होने वाला है। अनुच्छेद 76 में यह बताया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, जिसे एजी कहते हैं, और एजी अटॉर्नी जनरल ऐसे लिखा जाता है ना, ए जी। ठीक है, ए से आप निकाल दीजिए 6, ऐसे 7, यहाँ से 7 निकला यहाँ से, और यहाँ से बना दीजिए 6। तो अनुच्छेद 76 के तहत किसके बारे में बात की गई है? भारत के महान न्यायवादी के बारे में बात की गई है। और इसमें थोड़ा सा और चीज़ों को याद कर लीजिए कि महान न्यायवादी को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। क्यों अपॉइंट करते हैं? तो ये थोड़ी बहुत जो कानूनी जानकारियाँ होती हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट पीएम कोई लोग क्या होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, शिक्षित ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, इसलिए उनके जो न्याय वगैरह की जानकारी होती है, कानून वगैरह की, कैसे कानून वगैरह बनाई जाए, उसके बारे में बताने के लिए। नहीं तो ये तो फिर पूरा बेड़ा गर्क करके रख देंगे ना, अगर उन लोग बनाना होगा उन लोगों को नियम कानून, क्योंकि उन लोगों को तो इतना ज़्यादा कुछ पता होता ही नहीं है ना। तो 137 वाली फिर से बार बार ये प्रोसेस करनी पड़ेगी कि पुनर्विलोकन करना पड़ेगा उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, तो इसमें आप ये भी जान लीजिए कि इसको सुप्रीम कोर्ट की जज के बराबर क्या इसकी योग्यता होती है, जो महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, और आपके लिए होमवर्क है, इस समय के वर्तमान के जो महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, उनका नाम क्या है, कमेंट कीजिएगा। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और अनुच्छेद 148 के तहत मैंने आपको बता ही दिया था कि भारत का महानियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, क्या कहते हैं इन्हें? सीएजी, इनको सीएजी कहते हैं। और ये है 148 में आप नॉर्मल ऐसे चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ये होता है 7, इसकी वैल्यू क्या होती है? 7 होती है, इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 1, 3 और 1 ऐड कीजिए 4, और ये 7, दोनों का डबल करके लिख दीजिए, 7 का डबल 14, 4 का डबल 8। ठीक है, ऐसे आप लोग नॉर्मल याद कर लीजिए। 148 में सीएजी के बारे में बताया गया है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। सॉरी, 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बात की गई है। चलिए देखते हैं, ये इसको आप कट कर लीजिएगा 165 वाला। 165 वाला ये हम आपको बाद में बताएंगे, जब हम लोग आपके राज्य के बारे में बताएंगे तब आपकी सारी चीज़ें इसमें बता देंगे, क्योंकि ये राज्य का होता है। ठीक है, चलिए रखते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए।